दोस्तों, हमने 11वीं कक्षा के इतिहास विषय के दूसरे भाग के 2 भागों को हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने शहरी जीवन की जो विशेषताएं थी उनका अध्ययन किया और उसके बाद में हमने लेखन कला का विकास किस प्रकार से हुआ उस बात का हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम हमारे तीसरे भाग के रूप में दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण किस प्रकार से हुआ है इस बिंदु का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए हम अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण। आई बात समझ के अंदर? तो हम देखेंगे कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई है उसके अंदर शहर बने हैं। यहाँ तक को हमने जान लिया है, यहाँ तक की बात हमने समझ ली है। तो अब हमें ये देखना है कि ये प्रक्रिया हुई किस प्रकार से है, ये मेसोपोटामिया के अंदर किस प्रकार से अस्तित्व में आया है, ये बात अब हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं मेसोपोटामिया का दक्षिणी वाला भाग, उसके बाद में हम लेंगे इसके अगले भाग के अंदर उत्तरी भाग के अंदर कैसा हुआ है वो चीज़ समझेंगे। तो देखिए, जो ये शहरीकरण हो रहा है, ये शहरीकरण मेसोपोटामिया के अंदर लगभग 5000 ईसा पूर्व से ये बस्तियों का बसना प्रारंभ हो जाता है। कब से प्रारंभ हो जाता है? 5000 ईस्वी पूर्व के अंदर क्या प्रारंभ हो रही है? बस्ती का निर्माण, बस्तियां बन रही है। क्या बन रही है? बस्ती बसाई जा रही है। ठीक बात है। तो जब बस्तियों का निर्माण हो रहा है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई किसका रूप लेगी? एक शहर का रूप धारण करेगी। तो देखिए, ये बस्तियां जो है धीरे धीरे आगे चलते हुए शहर में कन्वर्ट हो रही है और शहर 2 प्रकार से कन्वर्ट हो रहे हैं, 2 प्रकार से शहर बन रहे हैं। पहला प्रकार तो ये है कि कुछ मंदिर स्थापित हुए हैं और इन मंदिरों के चारों ओर जो है संस्थाएं बन गई जो आगे बढ़ करके क्या कहलाई है? शहर कहलाई है। जबकि कुछ एरिया ऐसे हैं जो व्यापार के केंद्र थे। क्या थे? व्यापार के केंद्र थे और बाद में ये शहर के रूप में क्या हो गए? विकसित हो गए। तो हमने देखा 2 प्रकार से जो है वो शहर बन रहे हैं। पहला प्रकार तो हमारे पास वो है जो कोई मंदिर है, मंदिर के चारों तरफ एक शहर की स्थापना हो रही है, और दूसरा एक व्यापारिक केंद्र है और उसके चारों तरफ शहर की स्थापना हो रही है। तो इस भाग के अंदर हम हमारा पहला भाग लेंगे कि जो मंदिर के चारों ओर शहर विकसित हो रहे हैं वो किस प्रकार से विकसित होंगे। अगले भाग में हम देखेंगे कि ये व्यापार के केंद्र से किस प्रकार से विकसित होंगे। तो यहाँ जो सबसे पहला है जिसमें हम 2 नगरों का अध्ययन करने वाले हैं, पहला एक नगर होगा उर और दूसरा होगा उरुक। जबकि हमारे जो व्यापारिक केंद्र के रूप में है उसमें जो हमारा शहर जिसका हम अध्ययन करेंगे वो होगा मारी। ठीक बात है। ये जो मारी है वो हमने पढ़ा है पहले जब हमने इसका परिचय लिया था। ये एक पशु चारक क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? पशु चारक क्षेत्र था, जो आगे चल करके एक व्यापारिक क्षेत्र के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? और उर और उरुक जो है ये एक धार्मिक केंद्र थे, मंदिर थे सबसे पहले यहाँ पर, और फिर यहाँ प्रक्रिया बढ़ती 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 क्या हो गए हैं? ये शहर के अंदर बदल गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम शुरू कर रहे हैं कि मंदिर से और मंदिर के चारों ओर शहरों की स्थापना किस प्रकार से हुई। तो इसमें हमारा सबसे पहला बिंदु आता है प्रारंभिक मंदिर और उनका आकार और प्रकार। तो देखिए, अगर बात करते हैं प्रारंभिक मंदिर की कि भाई प्रारंभिक मंदिर जो है वो किस प्रकार से अस्तित्व में आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो बाहरी जातियां हैं, जो मेसोपोटामिया के अंदर बाहरी जातियां आती है, जो आक्रमणकारी जातियां हैं या विदेशी जो जातियां हैं, उन्होंने यहाँ आकर के स्थापना की है। किसकी स्थापना की है? मंदिरों की स्थापना यहाँ पर आकर के इन्होंने करी है। ठीक बात है। तो यहाँ पर जो बाहरी लोग आकर के बसे हैं उन्होंने यहाँ पर मंदिर बनाए। पहली चीज तो हमको ये समझ में आ गई। ठीक बात है भाई, मंदिर की स्थापना इन्होंने कर ली। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ज्ञात मंदिर है, पहला ज्ञात मंदिर की अगर हम बात करें तो एक छोटा सा देवालय मिलता है। क्या मिलता है हमें? देवालय। और ये जो देवालय है ये ईंटों का बना हुआ है। किसका बना हुआ है ये देवालय? ईंटों का बना देवालय हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक बात है। तो ये चीज एक बात ध्यान रखनी है, प्रारंभ के अंदर बाहरी जातियां थी, कुछ विदेशी जातियां थी, वो यहाँ पर आई और उन्होंने यहाँ पर मंदिर स्थापित किए। ये जो मंदिर बने हुए, एक छोटा सा देवालय हमें प्राप्त हुआ है और ये मंदिर बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ये मंदिर ईंटों का बना हुआ हमें मिला है। ठीक बात। अब देखिए, ये जो मंदिर इन्होंने स्थापित किए हैं, इनको ये लोग क्या मान रहे हैं? ये इन्हें देवी और देवताओं का निवास स्थान मानते हैं। ये क्या मानते हैं? जैसे कि हम हमारे लिए घर बना रहे हैं तो उसी प्रकार से ये देवताओं के लिए रहने के लिए क्या बना रहे हैं? मंदिर बना रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि ये देवताओं का क्या बना रहे हैं? निवास स्थान निर्मित कर रहे हैं। अब जब बात हो रही है देवताओं की तो हम सबसे पहले यहाँ जान लेते हैं कि कौन कौन से देवता थे। तो यहाँ हमें 2 देवताओं के बारे में जानकारी मिलता है।
पहला तो है उर और एक और है देवता जो है इनाक। ठीक बात है। अब ये जो उर है ये तो है चंद्रदेव, चंद्रमा का देवता है। कौन सा है? ये है चंद्रदेव। जबकि इनाक जो है यहाँ पर ये प्रेम और युद्ध की देवी है। किसकी है? प्रेम और युद्ध की देवी। तो यहाँ पर हमने दो देवी देवताओं की बात की है, प्रेम व युद्ध की देवी। तो कौन होगी? इनाक, इनार। और दूसरा जो है वो है उर, ये क्या कहलाता है? चंद्र देव कहलाता है, चंद्रमा का देवता कहलाता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये देवताओं के निवास स्थान के रूप में इन्होंने ये कार्य कर लिया। उर और इनाक के रहने के लिए क्या बना लिए? मंदिर जो है ये इन्होंने यहाँ पर स्थापित कर लिए। अब ये जो मंदिर है, इन मंदिरों की एक और विशेषता हमारे समक्ष आती है, वो है कि इनका आकार और प्रकार क्या है, मतलब किस प्रकार के ये लोग मंदिर बनाते थे। तो देखिए, ये जो मंदिर इन्होंने निर्मित किए, इन मंदिरों को मैं यहाँ पर एक चीज के रूप में दर्शा रहा हूँ। जैसे कि ये एक मंदिर बनाया, ठीक है। शुरुआत के अंदर तो ये मंदिर छोटा सा ही था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो मंदिर है इनकी संख्या, इनकी आकृति बढ़ती गई। ये जो मंदिर है इसी के समक्ष जो है यहाँ पर एक आंगन भी बना दिया। क्या बना दिया? मंदिर के साथ ही साथ यहाँ पे एक आंगन का निर्माण कर दिया। चलिए, आंगन बना है तो इसके साथ कुछ और चीज भी तो बनेगी कि अब यहाँ पर कुछ इस मंदिर के व्यवस्थापक जो है, जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनके निवास के लिए यहाँ पर कुछ कमरे भी बना दिए। ये लीजिए, यहाँ पर कमरे बन गए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मंदिर की जो आकृति है उसमें क्या हो रहा है? धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही है, उसके एरिया के अंदर बढ़ोतरी हो रही है। बात हमें ये समझनी है कि ये जो मंदिर है इनके आकार में क्या हुई है? अब धीरे धीरे वृद्धि हुई है, क्योंकि मंदिर के साथ में और अन्य जो ढांचे हैं वो खड़े किए जा रहे हैं। आगे बात समझ में। अब देखिए, ये जो मंदिर है, तो यहाँ पर तो छात्र सीधा दिमाग में यही सवाल उठता है कि गुरुजी, ये मंदिर जो है और जो हमारे घर है जो उत्खनन प्राप्त हुआ, तो उनमें हमने फर्क कैसे किया कि भाई ये एक आम आदमी का घर था या एक ये जो है वो मंदिर था? इसका कैसे पता चलेगा? इसका पता देखिए इस प्रकार से चलता है कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर के चारों तरफ, इस मंदिर के चारों तरफ जो है इन्होंने एक दीवार बनाई है। क्या बनाई है? दीवार बनाई। ये दीवार तो गुरुजी घर के चारों तरफ भी बनाई जाती थी। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस दीवार के अंदर फर्क है। फर्क क्या है कि ये जो दीवार बनी है, इस दीवार के अंदर, इस दीवार के अंदर कुछ विशेषता है। ये दीवार इस प्रकार से बनी है। किस प्रकार से बन रही है? इस प्रकार से ये दीवार बन रही है। ठीक बात है, इस प्रकार से ये दीवार बन रही है। मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद में इस दीवार के अंदर खांचे बनाए गए हैं। जो मंदिर की दीवार है वहीं से सिर्फ ऐसा हमें साक्ष्य प्राप्त होता है, अन्य किसी भी स्थान से ऐसा साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक मंदिर था। ठीक है। अब ये मंदिर भी क्यों है, इसमें भी कई सारी चीजें मिलेंगी, पूजा की सामग्री मिलेगी, वो हम आगे देखेंगे। अभी तक हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसकी जो दीवार बनाई गई थी उसकी एक खास विशेषता है कि वो एक निश्चित अंतराल के बाद में अंदर और बाहर मुड़ती थी। आई बात समझ में आने? यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि यदि हम कहें कि घर को मंदिर से अलग कैसे किया जा सकता है, हम कैसे पहचानते हैं, तो उसका मतलब सीधा सीधा यही है कि जो दीवार है वो बाहर और अंदर की तरफ एक निश्चित अंतराल के बाद में मुड़ती है। किसकी? मंदिर की दीवार। जबकि घरों की दीवारों में ऐसा नहीं है, वो सीधी सपाट रूप से बनाई गई है। आ गई बात समझ के अंदर? तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि प्रारंभिक मंदिर जो है वो बाहरी जातियों के द्वारा आकर के यहाँ पे बनाए गए। जो हमें सबसे पहला प्राप्त हुआ वो एक छोटा सा देवालय है जो ईंटों से बना हुआ है। उसके बाद में हमने बात की थी इसके आकार प्रकार की। तो आकार प्रकार की बात की, उसमें हमने देखा कि जो मंदिर है उसमें अब धीरे धीरे आंगन बनने लग गया, उसके चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बनने लग गए वहाँ के व्यवस्थापकों के लिए, मंदिर के व्यवस्थापकों के लिए। और उस मंदिर की क्या है विशेषता कि उसके चारों तरफ जो दीवार बनी हुई है वो अंदर और बाहर जो है वो एक लगभग निश्चित अंतराल के बाद में मुड़ती रहती है। ठीक बात है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि पूजा का केंद्र बिंदु। अब जो मंदिर बनाए गए हैं ये तो ठीक बात है कि मंदिर बन गए, लेकिन अब इन मंदिरों को पूजा का केंद्र बिंदु और उसके बाद व्यापार का केंद्र बिंदु, मंदिरों के अंदर दो चीजें घटित होएगी। सबसे पहले तो वो एक पूजा का केंद्र बिंदु बन रहे हैं और उसके बाद में किसका केंद्र बिंदु बन जाएंगे? ये व्यापार का केंद्र बिंदु जो है वो ये बन जाएंगे। तो यहां से हम देख लेते हैं कि ये जो है किस प्रकार से बनेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये क्या बन रहे हैं? पूजा के केंद्र बिंदु। ठीक है। और पूजा के बाद में यहाँ पर क्या कार्य शुरू कर लेते हैं? ये व्यापार इसी मंदिर के समक्ष। तो इस स्थिति को समझते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पूजा के रूप में ये क्या करते थे कि यहाँ पर इनके जो देवता थे,
इन देवताओं को चढ़ाने के लिए कुछ वस्तुएं लाते थे अपने घरों से, अपने खेत में से। तो वस्तुएं क्या क्या ला रहे हैं, देखिए हमें यहाँ से अनाज के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? अनाज, अन्न लेकर के आते थे। यहाँ से दही चढ़ाया जाता था देवताओं के ऊपर। इसके अलावा ये जो है मत्स्य भी यहाँ पर चढ़ाते थे, मछली भी देवताओं को चढ़ाते थे। तो देवताओं को चढ़ाने के लिए कुछ वस्तुएं जो है वो यहाँ पर लाई जाती थी। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन देवताओं के लिए इनका एक सैद्धांतिक मान्यता भी थी। एक सैद्धांतिक मान्यता थी। प्रैक्टिकली तो जैसे कोई खेत है तो प्रैक्टिकली खेत के ऊपर अधिकार किसका है? किसान का है, वहां पर जो खेती कर रहा है उसका है, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या है, सैद्धांतिक रूप से अनाज कहां पर पैदा हो रहा है? खेत में। तो खेत में दही का मतलब किस पे हुआ? पशुधन। दही मतलब पशुधन, और मत्स्य का मतलब हो गया मत्स्य क्षेत्र। तो इन जगहों पर मत्स्य क्षेत्र हो गया, पशुधन हो गया और खेत हो गए, इन पे सैद्धांतिक अधिकार, सैद्धांतिक अधिकार जो है वो किसका माना जाता था? इन देवताओं का माना जाता था। इसलिए ये जो चीजें हैं एक अंश के रूप में यहाँ पर लाकर के इन देवताओं को चढ़ाई जाती थी। यहाँ तक तो बात ठीक है। अभी तक तो जो मामला चल रहा है वो किसका चल रहा है? पूजा का मामला चल रहा है। चलिए अच्छी बात है, ये पूजा कर रहे हैं अपनी। इनकी परिवर्तन क्या होता है देखिए। अब यहाँ पर क्या है, परिवर्तन ये हो रहा है कि जो उपज हो रही है, क्या हो रही है? खेती से जो उपज प्राप्त हो रही है या अन्य कार्यों से जो उपज प्राप्त हो रही है, जैसे कि कपड़ा बनाते हैं तो ऊन प्राप्त करते होंगे। इसके अलावा कुछ खाद्य पदार्थ बताते हैं, जैसे कि तेल है, बनाना है तो वो तिल वगैरह से, सरसों से वो तेल बनाते होंगे, या फिर आटा बना रहे हैं तो वो किससे बनाएंगे? अन्न से बनाएंगे। तो मतलब ये जो सारी जो उपज है, इस उपज को एक उत्पाद में बदलने के लिए, किस में बदलने के लिए? उत्पाद में बदलने के लिए जो प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया तो होगी। अनाज को अगर पीस करके आटा बनाना है तो कहीं ना कहीं चक्की वगैरह तो ऐसा स्थापित करना पड़ेगा ना। तो ये जो उपज है, उपज का मतलब हो गया, आप समझ लीजिए कि गेहूं या बाजरा, और उसका उत्पाद का मतलब समझ लीजिए उससे बना हुआ आटा। और ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया जो अब संपन्न की जाएगी, ये कहां पर संपन्न की जाने लगी थी? मंदिरों के अंदर। किसके अंदर संपन्न की जाएगी ये प्रक्रिया? मंदिर के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि उपज को उत्पाद में बदलने की प्रक्रिया अब कहां प्रारंभ कर दी? मंदिरों के अंदर प्रारंभ कर दी। चलिए कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। एक साझा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा सभी लोगों को एक ही प्रकार की चीजों का निर्माण करने के लिए, ठीक बात है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मंदिरों के अंदर ये जो कार्य किया जा रहा है, तो इसके लिए क्या होगा? मान लीजिए 10 से 15, 20, 40 किसान हैं, सभी अपना अपना अनाज लेकर के आएंगे। कोई 1 बोरी लाएगा, कोई 2 बोरी लाएगा, कोई 10 किलो ही लाएगा, है ना। तो अब उनका हिसाब क्या होगा कि भाई कौन कितना लाया और किसको कितना आटा वापस दिया जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो आया, जो मंदिर को आवंटन किया, मतलब मंदिर के अंदर जितना जो अनाज है वो लेके आया, और फिर मंदिर ने उसकी प्रक्रिया के बाद जो उत्पाद बनाया उसका क्या करेगा? वो वापस वितरण करेगा। तो इसका मतलब आवंटन और वितरण की एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई। किसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है? आवंटन और वितरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। आई बात समझ में? तो देखिए ये सीधा सीधा क्या हुआ, आवंटन और वितरण, इसका एक क्या रखा जाएगा? इसका हिसाब किताब रखा जाएगा, इसका हिसाब रखा जाएगा। और इस हिसाब की सूचियां भी हमें जो है यहाँ से उत्खनन में प्राप्त हुई है। तो इसका मतलब हम समझते हैं कि जो मंदिर है वो अब इस प्रक्रिया के कारण धीरे धीरे किसका रूप ग्रहण करता जा रहा है? एक शहरी संस्था का रूप ग्रहण करता जा रहा है। इसी प्रकार से जो है वो दक्षिणी मेसोपोटामिया के अंदर शहर जो है वो अस्तित्व में आ रहे हैं। हमने इस पूरी प्रक्रिया को समझा कि किस प्रकार से मंदिर पूजा के स्थल से एक व्यापार के स्थल में बदल गया। बड़ी सी आसान सी प्रक्रिया है, कोई इसमें बड़ा हमें ज़्यादा ध्यान लगाने वाली ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले क्या हुआ, जो देवता है उनको कुछ अंश चढ़ाने के लिए, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से वो मालिक समझते हैं उन चीज़ों का। जैसे खेत है, खेत का मालिक भगवान है, देवता है। इसके अलावा पशुधन है, उसका मालिक है। मत्स्य क्षेत्र है तो उसका मालिक भगवान को माना इन लोगों ने, इसलिए उसका अंश चढ़ाने के लिए वो यहाँ पर आते थे और यहाँ पर चढ़ाते थे। यहाँ तक ठीक बात थी। लेकिन जो उपज प्राप्त होती थी प्रत्येक किसान के लिए, जो अनाज से आटा बनाना, या तिलों से या सरसों से तेल बनाना, या ऊन से कपड़े बनाना, प्रत्येक किसान के घर पे ये चीजें नहीं हो सकती थी। तो एक साझा प्लेटफॉर्म इन्होंने तैयार किया कि भाई ये प्रक्रिया कहाँ पर की जाए? ये प्रक्रिया मंदिर में करते हैं सभी के लिए एक ही जगह पर। तो जब सारे एक ही साथ मंदिर में आए अपनी प्रक्रिया को करवाने के लिए, तो उसका क्या किया गया? एक आवंटन का और वितरण का हिसाब तैयार
किया गया, एक सूचियाँ तैयार की गई, ये हर साल होती थी। और उसके बाद में जब ये प्रक्रिया है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते इस प्रक्रिया ने किसका रूप ले लिया, एक शहरी संस्था का रूप धारण जो है वो कर लिया। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के ये हमारा वो वाला भाग है जिसमें ये पूजा का केंद्र बिंदु था और उसके बाद में क्या बन गया, व्यापार का कार्य करने लग गया, एक शहरी संस्था के रूप में तब्दील हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि जमीन पानी के झगड़े। जमीन पानी के झगड़े से एक शहरी संस्था का विकास किस प्रकार से हुआ है उसको देखते हैं। देखिए, पहले झगड़े हो रहे हैं, किसके लिए हो रहा है, जमीन के लिए और पानी के लिए विवाद हो रहे हैं। जो झगड़े हो रहे हैं उनको समझते हैं कि यहाँ से क्या स्थितियां हुई है। देखिए, किसान वहां पर मुख्य पेशा क्या कर रहा है, वहां का मुख्य जो पेशा है वो है कृषि। और कृषि के अंदर दो तरीके की समस्याएं आ सकती है। कितने तरीके की समस्याएं आ सकती है, एक तो प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है। किसकी आपदा, प्रकृति ही कुछ समस्या खड़ी कर दे तो फिर अपन क्या कर सकते हैं। और दूसरी जो है वो समस्या किसकी हो सकती है, मानवीय। प्राकृतिक समस्याओं ने तो शहर की स्थापना में कोई बड़ा योगदान नहीं, लेकिन जो मानवीय समस्या थी उसने शहर की स्थापना में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। समझते हैं किस प्रकार से लाया। देखिए, प्राकृतिक आपदा तो दो तरीके से आती थी वहां पर। दो तरीका कौन सा, पहली तो ये कि वहां पे जो फरात नदी है, हमने पढ़ रखी है, फरात नदी के अंदर क्या आ जाए, बाढ़ आ जाए तो यहाँ पर सारी जो फसल है वो इसमें डूब जाती थी और इस प्रकार से जो है ये इनकी कृषि नष्ट हो जाती थी। तो इस पे तो इनका कोई नियंत्रण था नहीं, वो नियंत्रण नहीं रख सकते थे इस पे। दूसरी क्या थी, फरात नदी की हमने एक और विशेषता पढ़ी थी। फरात नदी की धारा जो है वो हमेशा कटी फटी रहती थी, तो जो धारा है वो बदल जाती थी। धारा क्या हो जाती थी, फरात नदी की धारा का बदलना, और इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, सूखे की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती थी, अकाल हो जाता था। तो इस प्रकार से भी कृषि उत्पादित नहीं होती थी। तो ये तो प्राकृतिक आपदाएं थी जो हमने देख ली, इनकी वजह से कोई शहर की स्थापना नहीं हो पा रही। लेकिन एक और समस्या है, कौन सी समस्या है, मानवीय समस्या थी, जिसकी वजह से भी कृषि में तकलीफ पड़ती थी। क्या, देखिए, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग, क्योंकि हमने पढ़ा शुरुआत के अंदर कि बाहर से आई जातियां थी, तो बाहर से जातियों का एक दल आया, फिर दूसरा दल आया, तो कुल मिलाकर के ये समूह बन गए। ये जो दल है वो क्या बन गए, समुदाय बन गए, समूह बन गए। ठीक बात है। तो ये जो समुदाय नए नए क्रिएट हुए हैं, इन्होंने अपने अलग अलग जगह पर जो है अपना अड्डा बसा लिया और उसको अपना अधिकार क्षेत्र मानने लगे। तो ये जो समुदाय है, अब पानी के बंटवारे के प्रश्न पर, किसके बंटवारे के प्रश्न पर, पानी के बंटवारे। जैसे कि जो फरात नदी है, जो उसमें पानी किसको कितना मिलना है, क्योंकि वो धाराएं जी जो है उसमें जो ऊपरी वाला जो भाग है उसको पानी कम मिल रहा था, जबकि धारा के जो निचला भाग है उसमें पानी उन लोगों को ज़्यादा मिल रहा था। तो इस प्रकार से पानी के आपस में बंटवारे के प्रश्न पर जो है इन लोगों के बीच में क्या प्रारंभ हुआ, झगड़े प्रारंभ हुए। और ये जो झगड़े हैं, हालांकि प्रारंभ जो झगड़ा हुआ है वो मान लीजिए किसी व्यक्तिगत कारण से हुआ। कौन सा कारण से हुआ, व्यक्तिगत कारण से ये जो झगड़े प्रारंभ हुए। लेकिन अब ये व्यक्तिगत से आगे बढ़ते हुए ये झगड़े जो है वो किसके बन गए, समुदायों के झगड़े बन गए। अब जब समुदायों का झगड़ा होगा तो काफी बड़े स्तर पर ये झगड़े होंगे, और जब बड़े स्तर पर झगड़े हो रहे हैं तो अब क्या किया जाएगा, यहाँ पे कोई तो जीतेगा और कोई हारेगा। तो जो जीतेगा वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर विजेता कहलाएगा। और विजेता जो है उसके लिए खास स्थितियां यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। अब जो विजेता है वो अन्य जो पराजित हुए हैं उसके साथ में क्या व्यवहार करेगा वो समझते हैं। देखिए, जैसे कि ये जो विजेता हुए तो इन्हें क्या मिला, यहाँ से एक तो लूट का माल मिला। क्या मिला, लूट का माल मिला। चलिए, लूट का माल का ये क्या कर लेंगे कि उसको आपस में जो भी इस समुदाय के जो विजेता समुदाय के हैं वो आपस में इस लूट के माल को क्या कर लेंगे, उसका बंटवारा कर लेंगे। ये बात ठीक है। लेकिन जैसे कि जो समुदाय पराजित हुआ है तो कुछ मान लीजिए वहां पे लड़ाई के अंदर मारे गए, कुछ भाग गए, लेकिन कुछ लोगों को इन्होंने क्या बना लिया, दूसरे समुदाय के लोगों को, जो विजेता समुदाय थे उन्होंने अन्य समुदाय को क्या बनाए, उन लोगों को गुलाम बनाया। और गुलाम बनाने के बाद में उनसे क्या करवाया, नौकर का काम करवाया, अपने खेतों में काम करवाया और चौकीदारी का काम करवाया। क्या करवाया, नौकर चाकर और खेत चौकीदारी का जो है वो कार्य इन गुलामों से इन विजेता समुदाय के लोग, हालांकि है अभी दोनों ही समुदाय मेसोपोटामिया के अंदर ही, फरात नदी के इधर उधर बसे हुए, आपस में झगड़ रहे हैं और एक समुदाय विजित हो रहा है, एक पराजित हो रहा है। जो विजित हो रहा है वो दूसरे वाले जो पराजित समुदाय है उसकी जमीन हड़प लेता है, उसका पानी हड़प लेता है और वहां जितना भी लूट का माल मिल रहा है उसको वो क्या कर रहे हैं, आपस में बांट लेते हैं। कुछ लोगों को बंदी बना लिया जाता है, तो उन बंदी लोगों को ये क्या करेंगे, ये नौकरी या उनसे अपनी चौकीदारी करवाना प्रारंभ
प्रारंभ कर देते हैं। अब ये जो चौकीदारी प्रारंभ हो रही है, गुलाम बनाए जा रहे हैं, लूट का माल इकट्ठा किया जा रहा है, ये एक संपन्नता समृद्धि में वृद्धि कर रहा है, जबकि उस समुदाय के एरिया में भी क्या कर रहा है, उसके अधिकार क्षेत्र में भी क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। और ये वृद्धि ही आगे जाकर के क्या होगा, एक शहर की स्थापना का रूप लेती है। किस प्रकार से लेती है वो अगले बिंदु में देखते हैं। देखिए, तो हमने समझा कि जमीन पानी के झगड़े हुए, जमीन पानी के झगड़ों के अंदर क्या हुआ, कोई एक समुदाय जो है वो अत्यधिक जो है शक्तिशाली होता गया, अन्य समुदायों को पराजित करते करते और अपनी स्थिति को मजबूत करते गया। अब अगला है कीमती भेंट देवताओं को अर्पित करना। इस बिंदु को समझते हैं कि भाई कीमती भेंट प्राप्त हुई और उनको देवताओं को दिया गया, तो उससे क्या समस्या हुई है। यहां से एक नया बिंदु हम लेते हैं, कीमती भेंट। ठीक है, और ये जो कीमती भेंट है ये किसको दी जाएगी, देवताओं को। अब इससे क्या परिवर्तन होता है इसको समझते हैं। देखिए, हमने अभी तक देखा कि पहले तो लूट का माल जो है विजेता समुदाय के सभी सदस्यों में आपस में बांट लिया जाता है, लेकिन अब जो ये कीमती भेंट देवताओं को दे रहे हैं, तो देवताओं का मतलब हुआ कि ये कीमती भेंट किसको देंगे, ये मंदिर को ही देंगे। देवता स्वयं तो हाथ में पकड़ने से रहे, तो वो मंदिर को अर्पित कर दी जाएगी। ये जो कीमती भेंट है वो आई बात समझ में। अब इस मंदिर का प्रमुख कौन होगा, इस मंदिर का प्रमुख वही होगा जो इस समुदाय का क्या है, मुखिया है। इसका मतलब ये भेंट मंदिर को दी गई है और अप्रत्यक्ष रूप से ये भेंट किसके पास गई है, इस समुदाय के मुखिया के पास में गई है। और अगर इस समुदाय के मुखिया के पास में इस प्रकार की भेंट बार बार पहुंचती रहेगी मंदिर के नाम पर, तो इस मुखिया की समृद्धि क्या होगी, इस मुखिया की समृद्धि जो है वो अत्यधिक बढ़ जाएगी। इसका जो समाज है, जो समुदाय है, उस पर जो नियंत्रण है, उसमें क्या होगा, दोनों के अंदर एक अप्रत्याशित वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। सीधी बात है। तो देखिए, मुखिया की स्थिति के अंदर उसका जो नियंत्रण है समुदाय पे वो बढ़ रहा है। तो अब जब उसका नियंत्रण बढ़ रहा है, तो उसने क्या किया, अब उसका नियंत्रण बढ़ गया मंदिर का और उसका पूरा चार्ज उसके पास है, तो उसने जो गुलाम बनाए गए हैं, मतलब गुलाम का मतलब समझ लीजिए जो युद्धबंदी है, जो समुदायों के बीच में जो युद्ध हुआ है और उस युद्ध में जो बंदी बनाए गए हैं, वो युद्धबंदी हो या भले ही स्थानीय नागरिक हो। कौन हो, स्थानीय नागरिक। इनको क्या करना पड़ेगा, इन्हें दोनों को अब राजा के लिए, राजा शब्द तो हालांकि हम काम में नहीं लेंगे, अभी हम ले लेते हैं शासक शब्द। शासक जो है, जो मंदिर का प्रशासक है, मंदिर का जो मुखिया है, उसके लिए अब इनको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अब इन्हें कार्य करना पड़ेगा। चाहे इच्छा से करो, चाहे करना तो पड़ेगा, या अनिच्छा से करो। मतलब ये हुआ कि अब उसका नियंत्रण, मुखिया का नियंत्रण, शासक का नियंत्रण इतना बढ़ गया है कि वो अब मजबूर कर सकता है, चाहे वो स्थानीय नागरिक हो, चाहे वो युद्ध बंदी हो, उनको वो क्या करेगा कि भाई आप मेरे लिए काम करो। वो कहता तो किसके लिए है, अभी तक कहने में तो यही आ रहा है कि काम करना पड़ेगा, किसके लिए, मंदिर के लिए काम करना पड़ेगा, लेकिन हम समझ रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से ये काम किसके लिए होगा, वो उस मुखिया के लिए ही होगा। तो देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा है, कार्य करना पड़ेगा, उनको मजबूरन ये कार्य करना पड़ेगा। तो अब इससे क्या होगा, इससे उस शासक की स्थिति के अंदर वृद्धि तो हो रही है, लेकिन उसका विरोध भी प्रारंभ होगा। अगर किसी को अनिच्छा से उस शासक के लिए कार्य करना पड़ रहा है, मुखिया के लिए कार्य करना पड़ रहा है, तो उसका नियंत्रण तो बढ़ता है, लेकिन नियंत्रण के साथ साथ क्या बढ़ता है, विरोध भी बढ़ता है। इसलिए अब यहाँ पर एक नई प्रक्रिया हो जाएगी। और नई प्रक्रिया क्या हो जाएगी, देखिए, नई प्रक्रिया ये होगी कि अब उस शासक को, उस मुखिया को एक ऐसे दल की जरूरत पड़ेगी जो हर वक्त उसका समर्थन करता हो और हर वक्त उसके लिए तैयार रहता हो। ठीक है ना। तो अब ये क्या कर रहा है, जो शासक है, शासक जो है उसका जो निवास है, जैसे कि ये एरिया शासक का, यहाँ इस शासक का निवास है, तो अपने निवास के पास ही कृषकों को बसाएगा। जो उसके समर्थक है उनको क्या करेगा, कृषकों का यहाँ पर वास करवाएगा, वो कृषकों का वास यहाँ पर अपने पास में ये बढ़ाएगा। और क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि ये इन्हें संकट के समय में सेना के रूप में प्रयोग कर सके। हाथों हाथ ही अगर इस पे कोई आक्रमण वगैरह होता है या कोई अन्य समुदाय का जो है वो यहाँ पर आता है, तो ये जल्दी से इन किसानों को इकट्ठा कर ले और क्या कर ले, अपनी एक सेना के रूप में तब्दील कर ले और उनसे लड़ सके। तो अब यहाँ से क्या प्रारंभ हो रहा है कि जैसे कि ये एक शासक का घर या किसी मुखिया का घर, और इसके पास पास जो है वो अन्य शासकों की यहाँ पर क्या की जा रही है, स्थापित किए जा रहे हैं, उनको यहाँ पर बसाया जा रहा है। तो ये एक तरीके से एक व्यवस्था आ रही है, राजा की व्यवस्था।
और साथ ही साथ उसके राजमहल की व्यवस्था। राजमहल का मतलब हो गया उसका खुद का घर और उसके आसपास जो है अन्य किसानों को बसाना, और उसके साथ ही साथ में क्या आ रही है, उनके पास में एक सेना जो है स्थायी रूप से जो हाथों हाथ उपलब्ध हो जाए, इस प्रकार की सेना के गठन का भी कार्य हो रहा है। तो अब हमने समझा कि जहां ये तीनों चीजें आ रही है, राजा आ रहा है, राजमहल वहां पे इकट्ठा, हालांकि कोई बड़ा महल नहीं बनाया जा रहा, लेकिन फिर भी हम उसको एक राजमहल की संज्ञा दे रहे हैं, क्योंकि राजा का निवास स्थान और उसके चारों तरफ जो है वहां के उसकी सेना के रूप में कार्य करने वाले किसान जो है वो उत्पादक कार्य भी कर रहे हैं, वो वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये जो स्थिति हो रही है, ये एक किसकी स्थापना के लक्षण है? शहरी संस्था के रूप में और ज़्यादा जो है वो गहराई से अब ये नगर जो है वो बसने प्रारंभ हो गए हैं। कुल मिलाकर के हमने अभी तक देखा है कि सबसे पहले प्रारंभिक मंदिर बने बाहरी जातियों के द्वारा, मंदिरों का आकार धीरे धीरे बढ़ा और फिर उनके अंदर उपज की प्रक्रिया का जो कार्य वो किया जाने लगा, तो ये व्यापारिक स्थल के रूप में बढ़ गए। और उसके बाद में हमने देखा कि पूजा का केंद्र बिंदु अब व्यापारिक कार्यों में इस्तेमाल होने लग गया। फिर लोगों के जो झगड़े होते थे उन झगड़ों को सुलझाना और उनसे उनका निर्णायक रुख जो है वो मुखिया का रहा, और मुखिया की शक्ति के अंदर देवताओं को मतलब मंदिरों को भेंट देना, ये मुखिया की शक्ति के अंदर एक वृद्धि का कारण बन गया। और अब जो मुखिया है वो इतना नियंत्रण करने लग गया उस पूरे समुदाय को कि वो अपने आसपास जो है वो अपने समर्थकों को बसाने लगा, और एक प्रकार से सेना, राजा, राजमहल की जो स्थिति है वो यहाँ पर अब धरातल पर आने लग गई। ठीक बात है। तो इस प्रकार से ये पूरा जो है एक शहर की स्थापना हो गई दक्षिणी के अंदर, जिसमें हमने पढ़ा है उर और उरुक का हम यहाँ पे नाम पहले ले चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ उरुक का विस्तार क्या हो। अभी तक हमने जो कुछ भी देखा है कि अगर ये सारी चीजें सत्य है तो किसी न किसी शहर का इस प्रकार से काफी बड़े क्षेत्र में फैल जाना हमें देखना होगा। तो अब हम देखते हैं कि उरुक का विस्तार जो है वो हमें इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट समझा देगा। तो देखिए उरुक नगर जो है उसका विस्तार हम समझते हैं। तो उरुक नगर के बारे में हमें साक्ष्य मिलता है कि यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 4200 वर्ष पूर्व, कितने 4200 ईसा पूर्व जो है यहाँ पर बस्ती के प्रारंभिक साक्ष्य मिल गए। मतलब एक शहर के रूप में जो है वो प्रारंभ होने का जो साक्ष्य लगभग 4200 ईसा पूर्व के आसपास हमें प्राप्त हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं जो हमने खुदाई करी है उसके आधार पे हम कह रहे हैं कि जो 3000 ईसा पूर्व का समय आया तब जो ये उरुक नगर है ये 250 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है? 250 हेक्टेयर। विद्यार्थियों ये जो हेक्टेयर शब्द है ये एक जमीन के नाप की इकाई है। ठीक बात है। बीघा जो हम अपने देसी भाषा में यूज करते हैं उससे एक बड़ा रूप है। ठीक है। तो कितना था? 250 हेक्टेयर 3000 ईसा पूर्व के अंदर। इससे 200 वर्ष बाद मतलब 2800 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो इसी उरुक नगर का जो हेक्टेयर 250 था वो अब 400 हेक्टेयर में बदल गया। कितना एरिया हो गया इसका? 400 हेक्टेयर। आप ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम मापने थोड़ी ना गए थे, हमको क्या पता 250 से 400 हो गया। देखिए 3000 मतलब जो ये उत्खनन किया पुरातत्वविदों ने, तो उस उत्खनन में इनको जो चीज़ें मिली है, जो चीज़ें प्राप्त हुई है, जैसे कि इस एरिया से चीज़ें प्राप्त हुई है। अब ये जो चीज़ें प्राप्त हो रही है, यहाँ से कोई एक वस्तु मिली, यहाँ से मिली, यहाँ से मिली, इससे 4 कोने तय हुए। इन वस्तुओं का अगर हम कालक्रम देखें तो ये 3000 ईसा पूर्व की है। कब की है? 3000 ईसा पूर्व की है। लेकिन अब यहाँ से बाहर भी वस्तुएं मिली है, यहाँ से बाहर भी वस्तुएं मिली है तो इसी संस्कृति की, लेकिन काफ़ी बड़े क्षेत्र के अंदर अब मिल रही है। और यहाँ पर जो वस्तु मिल रही है ये इतनी पुरानी नहीं है। ये कितनी है? 2800 ईसा पूर्व की ही वस्तु है। इसका काल इतना ही साबित हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले इस शहर का इसका एरिया जो था वो इतना ही था, अब उसका एरिया बढ़कर के इतना हो गया है। इस प्रकार से ये पता चला। इसमें बहुत सावधानी की और महत्वपूर्ण उत्खनन की जरूरत होती है, तभी हम ये चीजें पता लगा सकते हैं। और ऐसा हुआ है। तो 3000 ईसा पूर्व में इसका 250 हेक्टेयर था। उसके बाद 2800 ईसा पूर्व के अंदर जाते हैं तो 400 हेक्टेयर हो जाता है। और ये जो शहर है ये 400 ईस्वी तक, ईसा पूर्व की बात नहीं कर रहे, अब हम 400 ईस्वी की बात कर रहे हैं। ये 400 ईस्वी तक ये शहर जो है वो अपने इस अस्तित्व में रहा था। इस अस्तित्व में रहने का कारण भी हमें देखना होगा, क्योंकि 4200 ईसा पूर्व के अंदर ये शहर, ये बस्ती जो है वो अस्तित्व में आ रही है। और ईसा पूर्व से लेकर के ईस्वी का यात्रा कर रही है। 400 ईस्वी तक की इस शहर की जो यात्रा है वो अक्षुण्ण बनी रही, किसी भी आक्रमणकारी के द्वारा नष्ट नहीं हुई। इसका कारण क्या है? एक उल्लेखनीय तथ्य यहाँ पे मिलता है कि ये जो उरुक नगर है, इस नगर की 4 दीवारी बहुत पहले ही बना दी गई थी। उत्खनन से हमें ये पता भी चला है कि इस नगर की क्या बनाई हुई है? 4 दीवारी बनाई हुई है, जिससे बाहरी संकटों से बचता रहा, बाहरी आक्रमणों से ये जो शहर है वो बचता रहा था।
ठीक बात है। तो अभी तक हमने ये देखा है कि जो उरुक नगर है इसका विस्तार हमने देखा है 4200 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ है और 400 ईसा पूर्व तक ये जो उरुक नगर है वो अस्तित्व में रहा है। और इस बीच में हमने 2 सन लिए, 3000 ईसा पूर्व और 2800 ईसा पूर्व। तो हमने देखा कि पहले इसका जो एरिया वो 250 हेक्टेयर था, वो बढ़कर के कितना हो गया है, वो बढ़कर के 400 हेक्टेयर तक का हो गया है। ठीक बात। तो ये हमने देखा कि उरुक नगर का जो है वो किस किस प्रकार से विस्तार हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए यहाँ पर अपने सामने 2 पिक्चर दी हुई है। हमने अभी पढ़ा था कि उसमें लिखा गया था कि गुलाम बनाया। क्या बनाया? गुलाम बनाया। पहले क्या किया था? गुलाम बनाया, मतलब अन्य समुदाय के लोगों को युद्ध के अंदर। और उसके बाद में अब जब उसका क्षेत्र काफी बड़ा हो गया और उसकी सेना काफी बड़ी हो गई, उसके स्वयं के दायरे से ही वो सेना तैयार कर रहा है, तो अब वो गुलाम ना बना करके उन्हें क्या कर रहा है? उन्हें माफी दे रहा है। क्या दे रहा है? माफी दे रहा है। इसके बदले में क्या प्राप्त कर रहा है? भेंट प्राप्त कर रहा है। इसी का ये हमारे सामने उदाहरण है। ये दोनों चित्रों से हमें प्रदर्शित ये उदाहरण हो जाता है। देखिए, अगर इस चित्र को हम देखते हैं तो इसको आराम से समझना। देखिए, ये जो चित्र है इसके अंदर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये एक कोई शासक है, ये कोई एक शासक है या कोई मुखिया है जो युद्ध के अंदर विजयी हुआ है। देखिए, यहाँ इसकी एक मैं और चित्र से तुलना करूंगा। इसके जो पहनावा है, सिर का जो पहनावा है वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। देखिए, यहाँ से एक इस प्रकार का जो जैसे पगड़ी जैसा कुछ होता हो, इस प्रकार की कुछ पहनाई वो दिख रही है। इसके अलावा देखिए, ये इसके जो हाथ में इसने पकड़ रखा है भाला, इसकी जो अगली वाली नोक है वो बिल्कुल ही क्या है? नुकीली नोक है। और दूसरी इसकी देखिए पहनावे की विशेषता देखते हैं तो इसने घुटने तक का कुछ वस्त्र जो है वो धारण कर रखा है, घुटने तक का। ठीक बात है। तो ये चीजें दिख रही है। इसके अलावा इस चित्र में हमें क्या दिख रहा है कि एक तो ये आदमी खड़ा है, एक दूसरा इसके हाथ में और डंडा दिख रहा है, ये भी कुछ इसने पकड़ के रखा हुआ है हथियार, इसने भी कुछ हथियार पकड़ के रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो शासक है, इस शासक के ये स्थानीय नागरिक है जो इसके कहने पे काम कर रहे हैं। अब ये इस प्रकार का काम, सैनिक का काम ये कर रहे हैं, ये तो या तो इनकी इच्छा से कर रहे हैं या अनिच्छा से कर रहे हैं, लेकिन कर जरूर रहे हैं। पहली बात तो ये हो गई, ये 2 व्यक्ति हो गए। इसके अलावा अब ये जो व्यक्ति दिख रहा है आपको, इसके हाथ जो है वो बांधे हुए हैं रस्सी से। ठीक बात है। दूसरा ये जो व्यक्ति दिख रहा है इसके भी हाथ रस्सी से बांधे हुए हैं। और ये तीसरा जो व्यक्ति दिख रहा है इसके भी हाथ जो है वो रस्सी से बांधे हुए हैं। 3 व्यक्ति दिख रहे हैं जिनको रस्सी से बांधा हुआ, मतलब इनको क्या बनाया गया है? इनको क्या बनाया गया है? कैदी बनाया गया है। ये यहाँ पर जो दिख रहा है ये व्यक्ति, और यहाँ पर जो दिख रहा है ये व्यक्ति, यहाँ पर क्या है? यहाँ पे ये व्यक्ति स्थानीय नागरिक का यहाँ पर दायित्व निभा रहे हैं। ये तो स्थानीय नागरिक हो गए। इसके अलावा एक व्यक्ति यहाँ पर और दिख रहा है। इन तीनों के अलावा देखिए, ये जो 3 है, ये 3 तो आपस में क्या है? युद्धबंदी है। और ये जो व्यक्ति है ये इनका कोई सहयोगी है जो इनको छोड़ने की भीख मांग रहा है, माफी मांग रहा है। माफी मांगते हुए चित्र ये हाथ जोड़ करके खड़ा है, ये अभी तक बंदी नहीं बनाया गया है। और ये इस शासक से क्या कर रहा है? माफी याचना, क्षमा याचना कर रहा है। तो इस चित्र से अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी है वो सारी चीजें क्लियर होती जा रही है इस प्रकार के चित्र से। यहाँ से जो मैसेज क्रिएट हो रहा है, इसके अलावा भी देखते हैं हम। देखिए, इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे सामने एक और चित्र आ रहा है। ये इस चित्र के अंदर भी अगर हम इसको गौर से देखें तो इस चित्र में भी 2 चीजें दिख रही है। यहां से इस चित्र को हम बांट देते हैं, यहां से इस चित्र को बांट देते हैं। तो देखिए, अगर इस चित्र को हम 2 भागों में बांट करके देखें तो इसमें हमें सीधी सीधी बात ये दिख रही है कि ये एक ही व्यक्ति के 2 बार चित्र बने हुए हैं। एक ही व्यक्ति के क्या बने हुए हैं? 2 बार चित्र बने हुए हैं। यहाँ पर जो हमने व्यक्ति देखा है जिसके सिर की हमने व्यवस्था देखी कि किस प्रकार का ध्यान धारण कर रखा, वैसी की वैसी व्यवस्था ये देखिए, इसने यहाँ पर भी एक साफा पगड़ी जैसा कुछ धारण कर रखा है। ये व्यक्ति खड़ा है। इसके अलावा ये सेम टू सेम व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और इसने भी सिर पे वो सेम ही प्रकार का धारण कर रखा है। इसके अंदर इसको भाला लिए हुए दिखाया गया है। क्या लिए हुए दिखाया गया है? भाला। जबकि इस चित्र के अंदर उसे क्या दिखाया गया है? एक धनुष और बाण लिए हुए दिखाया गया है। यहाँ पर जो ये चित्र दिख रहा है ये किसी सिंह का चित्र है और ये भी किसी सिंह का चित्र है। लेकिन इस चित्र के अंदर सिंह अभी इसका प्रतिरोध करता हुआ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? प्रतिरोध करता हुआ दिख रहा है। जबकि इस चित्र के अंदर सिंह का मुंह जो है वो नीचे गिरा हुआ है, मतलब आखिरकार इसने क्या कर दिया? सिंह की हत्या कर दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है? ये किसी युद्ध का और शस्त्रों का, हथियारों के प्रचलन में होने का जो है वो हमें साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है।
इनको क्या कहते हैं, स्टेल। ठीक बात है। ये स्टेल से क्या तात्पर्य है कि ये एक वो पत्थर है जिस पे कुछ अभिलेख लिखा जाए। स्टेल का मतलब क्या है, वो पत्थर जिन पे कुछ अभिलेख या शिलालेख लिखा जाए। हम अपनी सीधी सीधी भाषा में इनको शिलालेख कह सकते हैं। लेख का मतलब ये हुआ कि उस पे कुछ लिखा गया हो। इनमें सिर्फ चित्र बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, सिर्फ चित्र बने हुए, एक प्रकार की स्टेल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बनाए गए हैं, इनसे हमें पता चलता है युद्ध और इस प्रकार की सामग्री का। और यहाँ पर जो आपका चित्र दिया गया है, इससे हमें पता चलता है किस बात का, इससे हमें पता चलता है विभिन्न प्रकार के युद्ध बंदियों को बनाना, समाज की भीख मांग रहा है और उसके बाद में भेंट जो ग्रहण की जा रही है, वो सारी जो चीजें हैं वो हमें यहाँ से प्राप्त हो रही है। कुल मिलाकर के हमने देखा है अभी तक कि किस प्रकार से जो दक्षिण के अंदर मेसोपोटामिया है, वहां पर एक धर्म का केंद्र रूप उत्पन्न हुआ, मंदिर उत्पन्न हुए और उस मंदिरों से क्या बना है, एक संस्था जो शहरी संस्था कहलाएगी, उस प्रकार का विकास हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ का जो शहरी जीवन है, इस जीवन की क्या विशेषताएं रही होंगी। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस शहरी जीवन के अंदर समाज को, उसके बाद में हम देखेंगे नगर को। समाज और नगर दोनों का अध्ययन होना है। अब समाज के अंदर हमें 3 भाग देखने हैं। कितने भाग, 3 भाग। एक तो हमें समाज के अंदर वर्ग भेद देखना है, दूसरा हमें एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है, परिवार की स्थिति देखनी है, और उसके बाद में हमें यहाँ पर विवाह प्रक्रिया, मतलब विवाह किस प्रकार से होते होंगे, ये विवाह की संस्था है जो अस्तित्व में रही या नहीं रही, वो भी हमें यहाँ पर देखना है। तो हमें सबसे पहले देखते हैं उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में बंटा हुआ समाज यहाँ पे हमें मिलता है। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, वहां पे कोई लिखा हुआ है क्या कि भाई ये वाला उच्च वर्ग का व्यक्ति और ये वाला निम्न वर्ग का व्यक्ति? नहीं, ऐसा नहीं है। हम अंदाज किस प्रकार से लगा रहे हैं कि यहाँ से हमें जो कब्र प्राप्त हुई है, क्या प्राप्त हुई है, कब्रें प्राप्त हुई है, वो 2 प्रकार की लगती है हमको। कितने प्रकार की लगती है? 2 प्रकार की। देखिए कौन कौन सी। एक तो वो है जो जिससे हमें लग रहा है कि ये शासक वर्ग की कब्र है। किस वर्ग की कब्र है? शासक वर्ग की कब्र है। और एक से हमें लगता है कि ये किसी साधारण वर्ग की कब्र है। तो देखिए क्यों लग रहा है, क्योंकि इस कब्र के अंदर शासक जो है दफनाया गया है, उसके साथ ही साथ आभूषणों की भी प्राप्ति हुई है। महंगे महंगे सोने के, चांदी के आभूषणों की प्राप्ति हो रही है। आई बात समझ में? सीधी सीधी बात यह है कि कुछ कब्रें मिली है जिनमें हमें आभूषण प्राप्त हो रहे हैं, और कुछ कब्रें मिली है जिसमें कोई आभूषण या गहना या किसी अन्य प्रकार की वस्तुएं प्राप्त नहीं होती हैं। तो ये जो समाज है वो कितने वर्गों में बंटा हुआ प्रतीत हो रहा है? 2 वर्गों में बंटा हुआ। उच्च वर्ग में जिसके साथ कई सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, और जो एक साधारण वर्ग था उसमें ये सारी सुविधाओं का अभाव था। नेक्स्ट चीज देखते हैं कि एकल परिवार। यहाँ मेसोपोटामिया का जो शहरी जीवन में उसकी सबसे प्रमुख विशेषता देखिए, ये वर्तमान के अंदर अपने आधुनिक जो बहुत ही मॉडर्नाइजेशन जो है, जिसको हम कह रहे हैं पाश्चात्यकरण जो हो रहा है, वहां जाकर की एक विशेषता आ रही है एकल जीवन की। जो विशेषता जो है वो मेसोपोटामिया में उस समय भी मानी जाती थी। हालांकि एक लड़के की शादी होने के बाद वो अपने पिता के साथ रहता था, लेकिन रहने के बाद में जो है दूसरे भाई की जब शादी होगी या उसके अलावा और घर में जो विवाह संपन्न होते हैं, तो उसके बाद में वो उसका जो घर है वो अलग हो जाता था। तो अर्थात इनमें क्या प्रचलित था? एकल परिवार जो है वो प्रचलित था। अब देखिए तीसरी चीज यहाँ पे दी हुई है, विवाह प्रक्रिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसके अंदर विवाह प्रक्रिया क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए विवाह प्रक्रिया इतनी आधुनिक मानी जाती है यहाँ की, जितनी तो मुझे नहीं लगता कि वर्तमान में भी है। विवाह प्रक्रिया क्या है उसको अच्छे से समझिए। सबसे पहले तो देखिए क्या किया जाएगा, वर और वधू, मतलब जो भी भावी वर और वधू, जो वर और वधू होने वाले हैं, बनने वाले हैं, उनकी इच्छा पूछी जाएगी। मतलब अगर इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी, जिसका भी विवाह होना है, दोनों ने सर्वप्रथम अपनी इच्छा खुद ही वो जाहिर करेंगे। ठीक, अब ये मान लो इन्होंने इच्छा जाहिर कर दी, तो फिर जो वधू है उसके माता पिता की सहमति। देखिए कितनी अच्छी बात है। पहली चीज कि भाई जिसकी शादी होनी है उनकी सहमति, उनकी इच्छा, और उसके बाद में जिसकी हो रही है उनके माता पिता की क्या चाहिए? सहमति चाहिए। अगर उसके वधू के लड़की के माता पिता सहमति दे देते हैं, तो इसका मतलब अब क्या हुआ, अब जो वर पक्ष है, वर पक्ष की तरफ से जो है
भेंट प्रदान की जाएगी। क्या की जाएगी? भेंट प्रदान होगी। किसको होगी? वधु पक्ष को। ठीक बात है। अब वर पक्ष ने अगर भेंट प्रदान कर ली और उन्होंने स्वीकार कर ली तो अब कुछ विवाह की वहां पे रस्में थी, उन्हें संपन्न किया जाएगा। ठीक बात है, ये भी विवाह की रस्म संपन्न हो गई। अब जब विवाह की रस्म संपन्न हो जाती है तो फिर वापस से दोनों पक्षों की तरफ से, किसकी तरफ से? दोनों पक्षों की तरफ से जो भेंट है उनका आदान प्रदान। दोनों पक्ष क्या करेंगे? एक दूसरे को उपहार देंगे। ये भी ठीक बात है, दोनों पक्ष दे रहे हैं। उसके बाद में क्या होगा? जब एक दूसरे को उपहार दे दिया तो उसके बाद में जो है वो भोजन करेंगे, सामूहिक भोज का आयोजन होगा और सामूहिक भोज के बाद में देवता को भेंट चढ़ाई जाएगी। क्या की जाएगी? देवता को भेंट चढ़ाई जाएगी दोनों पक्षों के द्वारा। देवताओं को भेंट चढ़ा दी, उसके बाद में देखिए, उसके बाद में जो है वो सास वधु को लेने जाएगी। सास जाएगी लेने, किसको? वधु को। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे क्या है, अपने यहाँ पर तो सास जाती नहीं है, वधु घर आती है, तभी पता चलता है सास को कि वधु आ गई, है ना। और उसके बाद में क्या होगा? आपस में झगड़ा। नहीं तो ये पहले ही सेटलमेंट करके ही आती है कि भाई हाँ, अपने ये काम तू करना, अपने ये काम मैं कर लूंगी, है ना। दोनों के बीच में सामंजस्य बना रहेगा। तो सास वधु को लेकर के आएगी और उसके बाद यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण चीज आने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, उसको ध्यान रखना। ये चीज क्या है? यहां पर वधु जो लड़की है उसको उसके दाय का हिस्सा देंगे। किसका हिस्सा? दाय का हिस्सा। दाय का मतलब यहाँ वर्तमान में हम जो दहेज का कुत्सित रूप देख रहे हैं ना, उसका एक छोटा सा भाग है, वो इच्छा के द्वारा दिया जा रहा है। वधु के माता पिता और उनके भाइयों के द्वारा दाय का हिस्सा दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी चीज और ध्यान रखना कि जो पिता का घर है, मतलब इस वधु के जो पिता का घर, पिता के घर के अलावा उसका पिता का पशुधन और उसके जो खेत, ये सब किसके रहेंगे? ये तो सब उस पिता के पुत्र के ही रहेंगे, पुत्री को प्रदान नहीं किए जाते थे। ये मेसोपोटामियन सभ्यता की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यवस्था थी जो पूरे विवाह प्रक्रिया के अंतर्गत हमने समझी है। मतलब ये हुआ कि उस समय भी वर और वधु की, अर्थात लड़के और लड़की की इच्छा को जाना जाता था, परिवार की सहमति ली जाती थी, विभिन्न रीति रिवाज संपन्न किए जाते थे, दोनों पक्ष एक दूसरे को भेंट प्रदान करते थे और उसके अलावा दहेज नाम की जो वस्तु है वो उनकी साबल्य सामर्थ्य के अनुसार प्रदान कर दी जाती थी। लेकिन यहाँ एक तथ्य और ध्यान रखना है कि जो पिता की संपत्ति है, चाहे उसका पशुधन हो, चाहे उसके खेत हो, चाहे उसका घर हो, वो पुत्रों के पास ही बने रहते थे, पुत्रियों को प्रदान नहीं किए जाते थे। इससे अगला जो हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे, अगली जो अपने इकाई आने वाली है जिसमें हम रोम साम्राज्य का इतिहास देखेंगे, रोमन सभ्यता देखेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे कि जो है पुत्री है वो अधिकारी बन जाती है। चलिए वो आगे की बात होगी। तो हमने देखा कि विवाह प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती थी। अब हमारे समक्ष आता है वहां का नगर। नगर नियोजन किस प्रकार का था, नगर में क्या क्या व्यवस्थाएं थी, उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो उसमें हमें दो चीज़ें देखनी है, एक तो नगर नियोजन था या नहीं था, तो हमने सीधा सीधा लिखा है कि नगर नियोजन का क्या था, यहाँ पर अभाव था। तो नगर नियोजन का अभाव किस प्रकार से हम कह सकते हैं, तो पूरा एक नगर का ही वर्णन हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे खुदाई से हमें एक नगर मिला है, उर नगर। कौन सा नगर मिला है, तो हम उर नगर को पूरा देख लेते हैं कि भाई उर नगर की जो विशेषता है उसको हम मान सकते हैं कि दक्षिणी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसके ये लक्षण जो है वो रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि ये एक परिदृश्य निर्मित कर रहा हूं मैं आपके समक्ष, ये परिदृश्य उर नगर का हो गया। अब उर जो नगर है इसके अंदर यहाँ पे देख लेना, समझ लेना इस चीज को अच्छे से। देखिए यहाँ पे जैसे इस नगर से कुछ सड़कें निकाली गई है या इनको हम गलियां कह सकते हैं। ये एक गली है इस प्रकार से, उसके बाद में इससे एक और गली निकलती है। देखिए ये मैं आपके समक्ष एक सिर्फ नजरी नक्शा प्रस्तुत कर रहा हूं, आप इसे वास्तविक ना समझें, है कुछ इसी प्रकार का, लेकिन एक समझने की बात है कि ये इस प्रकार से हम इसको निर्मित कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर तो ये गलियां हो गई और इन गलियों के अलावा अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर कुछ और सीमाएं हम खींच लेते हैं जो यहाँ पर क्या व्यक्त कर रही है, भूखंडों को व्यक्त कर रही है। ये इतने प्रकार के जो आवास यहाँ पे बनाए गए थे उनकी सीमाएं हैं। तो कुल मिलाकर के एक नगर का विन्यास हम ले रहे हैं कि भाई किस प्रकार का जो नगर है वो दक्षिणी मेसोपोटामिया से हमें प्राप्त हुआ है।
ठीक बात है। तो देखिए अब हम इसको समझेंगे वापस से कि हमने इसके अंदर इतनी कलाकारी की क्यों है, क्या करना है, हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है, वो देखते हैं। देखिए तो अगर हम नगर नियोजन की बात करें तो उर की जो खुदाई हुई है उत्खनन से जैसे कि एक इस प्रकार का शहर लगभग इस प्रकार का शहर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से हम इसकी विशेषताएं समझेंगे। देखिए हमने टेढ़ी मेढ़ी बनाई है, क्या बनाई है, ये गलियां हैं, ये क्या है, उस शहर की गलियां। अब ये गलियां इस चित्र को देखने से आपको कैसी लग रही है, पहली दृष्टिया तो ये टेढ़ी मेढ़ी लग रही है। कैसी लग रही है, टेढ़ी मेढ़ी, ठीक बात है। इसके अलावा इनकी और क्या विशेषताएं लग रही है कि बहुत ही संकरी है, क्या है, संकरी है। तो यहां से हम देखिए दो चीजें और प्राप्त कर लेते हैं। हमने सबसे पहला इसका लक्षण देखा कि यहाँ की जो गलियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी और संकरी है, बिल्कुल छोटी छोटी है, पतली पतली है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अब यहाँ इन गलियों के अंदर कोई बैलगाड़ी जैसा कोई साधन तो यहाँ पर आ नहीं सकता है। तो इसका मतलब जो है कि अब इन गलियों में इन घरों तक पहुंचने के लिए और कुछ सामान लाने ले जाने के लिए क्या किया जाता होगा, गधे या किसी इन्हीं अन्य प्रकार के भारवाही पशु का ही उपयोग किया जाता होगा, क्योंकि यहाँ से होकर के इन गलियों से होकर के गुजरने के लिए, बैलगाड़ियों गुजरने के लिए पर्याप्त स्थान तो यहाँ पर इन गलियों में है नहीं। तो कैसी गलियां हो गई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई और संकरी हो गई। अब गलियों के बारे में दूसरी बात और कर लेते हैं। गलियों के बारे में दूसरी बात यह है कि इन गलियों से हमें कूड़ा कचरा करकट इसके ढेर प्राप्त हुए हैं। कूड़े कचरे के क्या मिले हैं, हमें गलियों से ढेर प्राप्त हुए हैं। तो यहां से हम दूसरी बात समझते हैं कि जो लोग हैं वो अपने घरों में से झाड़ू वगैरह निकालते हैं, कचरा साफ करके, और कहाँ डाल देते थे, यहाँ गलियों के अंदर डाल देते थे। अब जब ये गलियों पर ढेर जो है, ढेर के ढेर इकट्ठे होते रहेंगे तो गली का स्तर क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। अब गली का स्तर ऊंचा हुआ, बारिश के समय बारिश का पानी गिरेगा तो पानी कहाँ आएगा, घरों के अंदर आएगा। तो इसके अलावा हमें यहाँ से इसी कारण से एक नया साक्ष्य और मिल जाता है कि जो घरों की देहरी है, घरों की देहरी पैढ़ी जिसको हम बोलते हैं, वो देहरी जो है उसको बार बार क्या किया गया है, ऊंचा उठाया गया है। घरों की देहरी को जनरली बार बार ऊंचा उठाया गया, निर्माण के समय नहीं, उसके बाद में उठाया गया। क्यों, क्योंकि गलियां जैसे जैसे कचरा डालने से ऊपर आई है, पानी अंदर आने की समस्या हो रही है, तो उन्होंने क्या किया है, उसको ऊपर उठा लिया है। उसके बाद में देखिए ये तो हो गई गलियों की बात। अब गलियों के बाद में हम देखते हैं ये कोई एक भूखंड है, ठीक है, और ये भी क्या है, एक भूखंड है। तो प्लॉट मान लीजिए ये कुछ प्लॉट है, वहाँ पे उनके घरों के मकान है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जितने भी घर बनाए जा रहे हैं उनका कोई एक विशेष नाप नहीं है, कोई विशेष नगर नियोजन नहीं है कि भाई प्लॉट आवंटित कर दे 30 बाई 60 के, 25 बाई 50 के, तो सभी को इतने ही प्रकार के, इतने ही माप के जो प्लॉट आवंटित किए गए हों, ऐसा नहीं है। जो मेसोपोटामिया में हो रहा था वैसा यहाँ पर कुछ भी दिख नहीं रहा है। यहाँ पे क्या है, ये समान असमान भूखंड है सारे के सारे। कैसे हैं भूखंड, असमान है। अब जो असमान भूखंड है इनके अंदर क्या बनाए हुए हैं, घर बनाए हुए हैं। क्या बने हैं इनके अंदर, घर। तो इन घरों की कुछ विशेषताएं देखते हैं। देखिए इन घरों की अगर हम विशेषताएं देखेंगे तो यहाँ हमें सीधी सीधी पहली बात ये दिखती है कि घरों के अंदर जल निकासी का अभाव है। किसका अभाव है, जल निकासी। आई बात समझ में, जल निकासी व्यवस्था जो हमें अपने हड़प्पा मोहनजोदड़ो के अंदर और बहुत अच्छे ढंग से जो हमें जल निकासी का व्यवस्था का जो साक्ष्य प्राप्त होता है, ऐसा साक्ष्य यहाँ से हमें नहीं प्राप्त होता। जबकि यहाँ पे क्या है, जो नालियां तो बनी हुई है लेकिन वो घरों के अंदर ही है, नालियां जो है वो घरों के अंदर ही है। जबकि वहाँ पे हमें सिंधु सभ्यता के अंदर तो बाहर सड़कों पे मिलती है, लेकिन यहाँ पे घरों के अंदर ही मिलती है। इसका भी कारण है कि घरों की जो छतें हैं, घरों की छत की जो ढलान है, छत की ढलान जो है वो अंदरूनी भाग में है। किस में है, अंदरूनी भाग में है, मतलब घर के अंदर ही है छत की ढलान भी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो बारिश का पानी है वो इस छत के माध्यम से घर के आंगन में गिरता है, और आंगन में ही क्या बनाई हुई है, नालियां बनाई हुई है, और इन नालियों से पानी जो है वो घर के आंगन में बने हौज के अंदर क्या होता है, इकट्ठा होता रहता था। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि इन लोगों ने अपने घरों का जो छतों का जो पानी है वो गलियों में नहीं डाला है, और कहाँ डाला है, आंगन के अंदर आने दिया है। आंगन के अंदर हौज बना करके उस पानी को इकट्ठा किया है, या किसी अन्य उपयोग में लिया होगा। लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि उनकी गलियां बहुत ही छोटी छोटी है, अगर वो सारा पानी गलियों में जाएगा तो वहां कीचड़ और दलदल उत्पन्न हो जाएगा, उससे शायद बचाव करने के लिए इन्होंने ये इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई है। इसके अलावा घर की एक और विशेषता अगर हम बात करें तो घरों के अंदर देखिए यहाँ पर खिड़कियों से रोशनी नहीं आती।
जो खिड़कियां हैं यहाँ से रोशनी आने की कोई व्यवस्था नहीं दिखती, क्योंकि इसका भी कारण रहा होगा, यहाँ पर जो घरों के अंदर रोशनी आ रही है वो मुख्य दरवाजे से अंदर आ रही है, ना कि खिड़कियों से। खिड़कियों से ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है। शायद जो ये कार्य किया गया है कि खिड़कियों को इस प्रकार का बनाया गया है, ढलान से है जो उसमें कोई रोशनी नहीं आ रही, ये शायद घर की गोपनीयता बरकरार रखने के लिए किया गया है। किस वजह से किया गया? ये गोपनीयता को बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया होगा। इसके अलावा देखिए, घर की देहरी के अंदर भी हमने वहां पर ऐसे घर मिले हैं जिसके ऊपर कुछ पट्टिकाएं लिखी हुई मिली है। क्या लिखी हुई मिली है? पट्टिकाएं घर के बाहर। और इन पट्टिकाओं को कहते हैं शकुन अपशकुन की पट्टिकाएं। क्या है इसमें लिखा हुआ? इसमें लिखा हुआ है शकुन और अपशकुन। शकुन और अपशकुन की जो पट्टिकाएं हैं ये भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। शकुन अपशकुन की पट्टिकाएं मिली है यहाँ से। कैसे हैं? देखिए, शकुन अपशकुन इन पट्टिकाओं में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि घर की जो देहरी है वो ऊंची होनी चाहिए। घर की देहरी क्या होनी चाहिए? ऊंची होनी चाहिए। यदि ऊंची होगी तो घर में समृद्धि आएगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ है पट्टिकाओं के अंदर। दूसरी बात और लिख रखी है कि जैसे घर है, इस घर का जो दरवाजा है, मान लीजिए ये दरवाजा है और यहाँ पर जो घर है, इस घर का दरवाजा अगर ये है, तो अगर ये दरवाजे एक दूसरे के सामने है, तो अगर आपने अपने घर का दरवाजा दूसरे वाले घर के दरवाजे के जस्ट सामने बनाया तो आपके घर की समृद्धि अगले घर में चली जाएगी, ऐसा भी लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों घरों के दरवाजे जहां पर वो घर बने हुए हैं वो आमने सामने नहीं होने चाहिए। तीसरा, इसमें आप सुकून एक और लिखा हुआ है कि जैसे घर के जो दरवाजे हैं, मुख्य जो दरवाजा है, जैसे कि ये घर का दरवाजा है और इस घर के दरवाजे के अंदर जो किवाड़ लगे हुए हैं, ये किवाड़ लगे हुए मान लीजिए ये इस प्रकार से ठीक है, ये कुछ अलग खिड़की जैसा भाग हो गया। अब ये जो दरवाजा लगा हुआ है, इस दरवाजे की क्या विशेषता दिख रही है? सीधा सीधा देखने से ये लग रहा है कि ये दरवाजा जो है, जैसे हम बाहर से अंदर प्रवेश करेंगे तो ये दरवाजा जो है वो अंदर की ओर ही खुलेगा। तो यहाँ पर इस सभ्यता के अंदर स्पष्ट रूप से ये कहा गया है, इस पट्टिका के ऊपर लिखा गया है कि जो दरवाजे हैं घरों के, वो बाहर की तरफ नहीं खुलने चाहिए। अगर किसी घर के दरवाजे बाहर की तरफ खुलते हैं तो पत्नी जो है वो पति के लिए यंत्रणा का साधन बनेगी, परेशानी का साधन बनेगी। यंत्रणा का साधन कैसे बनेगी? पति और पत्नी में क्या झगड़े ज्यादा होंगे। हाँ, होते हैं ना हमारे प्रिय बच्चों, घर में देखा होगा माता पिता लड़ते हैं तो सीधी सीधी क्या बात आती है? पहले ही मेरा जितना भी घर से मैं दहेज लाई हूँ ना, मायके से वो दे दो, उसका हिसाब कर दो, वापस चली जाती हूँ। पति क्या बोलेगा? पति बोलेगा, पिताजी बोलेंगे कि मैं हिसाब दे दूंगा, तू जा तो सही। वो बोलती है ठीक है नहीं जाऊंगी। आखिर बात पता नहीं किस बात से शुरू हुई है, लेकिन ना जाने के बात पे जाकर के बात जो है वो समाप्त हो जाती है। तो ये एक वैसे ही साधारण सी बात है। हमें ध्यान यही रखना है कि यहाँ पर हमें क्या मिली है? अपशकुन शकुन की पट्टिकाएं प्राप्त हुई है। और इन पट्टिकाओं को क्या कहते हैं? ये कहां से मिली है? इन पट्टिकाओं की जो प्राप्ति है वो गलियों से हुई है। एक घरों के बाहर जो शिलापट लगाए हुए हैं उनसे ये अपशकुन की पट्टियां हमें प्राप्त हुई है। दूसरी विशेषता हमने देखी, खिड़कियां जो है यहाँ से रोशनी घरों के अंदर ना आ रही है। किससे आ रही है? मुख्य दरवाजों से आ रही है। ये गोपनीयता के लिए ऐसा किया होगा उन्होंने। इसके अलावा हमने देखा गलियां जो है वो टेढ़ी मेढ़ी है और इन गलियों को बहुत ही पतली और संकरी है। कोई बाहर से साधन मतलब बैलगाड़ी जैसा कोई यहाँ पर पहुंच नहीं सकता। भारवाही पशु के ऊपर कोई है जो वो यहाँ से परिवहन किया जाता होगा। इसके अलावा कूड़े के जो ढेर है वो गलियों से हमें प्राप्त हुए हैं। देहरी को बार बार ऊंचा उठाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से असमान भूखंड मिले हैं। सारे घरों की जो आकृति है वो अलग अलग है। घर के अंदर जल निकासी की कोई बाहर व्यवस्था नहीं है। अंदर ही नालियां बनाई हुई है और उन नालियों से जो छत की ढलान का जो पानी घर के अंदर आके गिरता है उसको हौज के अंदर इकट्ठा करने की वहां पर व्यवस्था की हुई थी। तो ये हो गई आपका एक उर का जो नगर है उसकी पूरी की पूरी आपके समक्ष इसका वर्णन प्रस्तुत हो गया कि भाई इस नगर की क्या स्थिति थी, नगर का नियोजन किस प्रकार का था। यहाँ से इस प्रकार से एक चीज हमें मिलती है कि हम अगर इसको एक ही शब्द में कहना चाहें कि भाई उसके नगर कैसे थे, तो यहाँ पर क्या था? नगर नियोजन का अभाव था। नगर नियोजन हमें यहाँ से मिलता नहीं है। बेतरतीब रूप से बसे हुए जो शहर है वही हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या चीज है हमारे सामने, कब्रिस्तान, कि यहाँ से कब्रिस्तान के प्राप्ति हुई है कि नहीं। तो हाँ, यहाँ से क्या मिले हैं? यहाँ से कब्रिस्तान की प्राप्ति हुई है। यहाँ सिर्फ हमें एक बात ही ध्यान रखनी है कि हमें कब्रिस्तान की प्राप्ति होती है। वहाँ पर कब्रिस्तान के अंदर शासक वर्ग की कब्रें भी मिली है और साधारण वर्ग की कब्रें भी प्राप्त हुई है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रख लेना कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ दफनाने का जो कार्य है वो कब्रिस्तान में ही किया जाता रहा है। नहीं, दफनाने का कार्य कई साधारण जो घर है उनके घर के आंगन के नीचे से भी हमें कब्रें
प्राप्त हुई है। तो दोनों बातें हैं, कब्रिस्तान की भी प्राप्ति हुई है, घरों के आंगन के नीचे भी हमें कुछ कब्रें प्राप्त हुई है। तो शायद साधारण वर्ग के जो लोग थे तो वो जो है दफनाने का कार्य यहीं पर कर दिया करते थे, घर के अंदर ही, और बाहर जो कब्रिस्तान अलग से है वो भी हमें यहाँ से मिल रहा है। तो जिसमें शासक वर्ग की और साधारण वर्ग की दोनों की जो है वो कब्रें हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से आपका ये नगर नियोजन और उसके साथ साथ कब्रिस्तान दोनों ही चीज़ें हमने पूर्ण तरीके से अच्छे ढंग से समझ ली है। अब मुझे नहीं लगता कि इस पूरे दक्षिणी मेसोपोटामिया का जो शहर है किस प्रकार से बना उसको हमने प्रारंभ किया, और वहाँ से अंत में हमने ये देखा कि इसकी नगर नियोजन की प्रक्रिया किस प्रकार की थी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, पूर्ण विस्तृत तरीके से हमें ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक बात है। तो आज की पूरी क्लास के अंदर हमने प्रारंभ किया दक्षिणी मेसोपोटामिया के शहर का विकास, जिसमें हमने देखा कि धार्मिक केंद्र जो है वहाँ पर एक शहर का विकास हो रहा है। शहर के विकास होने में कई सारी जो चीज़ें हैं वो उसमें योगदान करती है। और उसके बाद में हमने एक शहर का पूरा वर्णन देखा कि उसमें शहर किस प्रकार से बसे हुए थे, नियोजन की प्रक्रिया क्या प्रकार की थी, वो सारी चीज़ आज हमने देख ली। इसके बाद में हमारे इस पाठ का मतलब कि ये जो दूसरा पाठ है लेखन कला और शहरी जीवन का विकास, इसका अंतिम भाग बचता है जो अगले वीडियो के रूप में आपके समक्ष आ जाएगा, जिसके अंदर हम उत्तरी मेसोपोटामिया के एक पशुचारक क्षेत्र का नाम हमने लिखा मारी, और मारी के अंदर किस प्रकार का शहरीकरण हुआ, किस प्रकार का नियोजन वहाँ पर बना, उसका अध्ययन हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।